Friends, today we are going to start the first chapter of the book Hornbill, and the first chapter is the portrait of a lady. एक लेडी की पोर्ट्रेट है, ठीक है ना। एक लेडी का पोर्ट्रेट मीन्स पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं? चित्र को। पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं? चित्र। किसी एक लेडी है, एक महिला है, उसका चित्र के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसका चित्रण किया गया है, ठीक है ना। उसका चित्रण किया गया है इस चैप्टर के अंदर, तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। और ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये लिखी गई है खुशवंत सिंह। इसके एक राइटर हैं, एक पंजाबी राइटर रहे हैं खुशवंत सिंह। और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो ये स्टोरी मैं यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, हर बंदे के लाइफ से जुड़ी हुई है स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ ठीक ऐसी दादी माँ जैसी सबकी दादी माँ होती है, एक बूढ़ी थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और यहाँ पे राइटर कहता है कि जब से मैं उसको जानता हूँ, पिछले 20 सालों से, वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल भी बदली नहीं है। उसके चेहरे पे रिंकल्ड हैं, झुर्रियाँ हैं, वो बूढ़ी हो चुकी है, उतनी बूढ़ी है पिछले 20 साल से जब से मैं उसको देख रहा हूँ। तो पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, हैड एवन हैड ए हस्बैंड। और लोग कहते हैं मेरे सामने कभी कभी कि वो भी कभी जवान थी, उसका भी एक पति हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ऐसा यकीन करना बहुत मुश्किल है, ऐसा राइटर बोलता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और यहाँ पे राइटर कहता है कि जो मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, उनकी जो पिक्चर है, उनकी जो तस्वीर है, वो ड्राइंग रूम में लटकी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। और वो उनके बारे में बताया, दादाजी के बारे में, वो एक बहुत बड़ी पगड़ी बांधा करते थे और बहुत जो खुले खुले से कपड़े पहना करते थे, लाइक कुर्ता पजामा या धोती वगैरह। ओके। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। और उनकी जो वाइट बियर्ड है, जो सफ़ेद रंग की दाढ़ी है, ठीक है ना, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है कि जो उनकी छाती तक को ढक रखा है अपने, ठीक है ना। और वो लगभग 100 की उम्र के दिखते हैं, कम से कम 100 उनकी उम्र होनी चाहिए, 100 साल की ऐसे दिखाई देते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। और वो कोई इस तरह के व्यक्ति दिखाई नहीं देते तस्वीर में देखने से कि उनकी भी कोई बच्चे होंगे, उनकी भी कोई वाइफ होगी। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है ना। वो तो बस ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे बस वो पोते वाले हों, उनके तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी। और मैं अगर अपनी दादी माँ की बात करूँ, जैसे कि वो खूबसूरत हैं या जवान हैं, ठीक है ना, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो ये विचार मुझे हमेशा परेशान करता रहता है कि वो जवान और खूबसूरत कैसे थी कभी। तो सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और वो अक्सर मुझे बताती रहती थी उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में जो बचपन में वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और जब वो अपने गेम के, अपने बचपन के बारे में हमें बताया करती थी, तो हम ये सोच लेते थे क्योंकि कहानी सुना रही है, ठीक है ना, कोई पुरानी कहानी सुना रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, उस पर यकीन नहीं करते थे उसकी बातों पे, क्योंकि वो कहानियाँ ही ऐसी बताती थी, ठीक है ना। दादी माँ, एक फ़र्क होता है ना हमारी जनरेशन में और हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन में। उसने क्या देखा है वो हमने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब अपनी दादी के बारे में वो बता रहा है कि दादी कैसी थी। छोटे से कद की थी, थोड़ा मोटी थी, स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी सी रहती थी, कमर मुड़ी हुई थी उसकी। हर फेस वाज ए क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उसके जो चेहरे पे थी, झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, ठीक है ना, कोई इधर को क्रॉस कर रही है, कोई इधर से क्रॉस कर रही है। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नोन हर ओल्ड सी टेरिबली ओल्ड दैट
All she terribly, all that she could not have grown older and had stayed at same age for 20 years. और हम में से किसी को भी नहीं लगता था कि वो कभी बड़ी भी हुई होगी, कभी वो जवान भी थी. हमें तो ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों से वो बस एक ही उम्र की थी. सबको ऐसा ही लगता है ना अपने दादी दादा के बारे में. आप जब तक 20-25 साल की एज के होते हो तो आपको भी यही लगता है अपनी दादी दादा के बारे में कि वो तो इसी एज के हैं, बस ऐसे ही हैं. क्योंकि हम कल्पना नहीं कर पाते कि वो उनके अंदर कौन सी ग्रोथ हो रही है, कौन सी रिंकल्स कौन सी किस टाइम पे आ रही है. ठीक है ना. तो हमें बिल्कुल अपने दादी दादा जो होते हैं वो एक ही एज के लगते हैं जब तक हम 20-25 साल की एज में आते हैं. तो सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. हमें तो ऐसा लगता था कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो रही होंगी. बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी. सी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब वो पूरे दिन क्या काम करती फिरती है? घर में इधर से उधर छोटे छोटे काम निपटाती फिरती है. और जब चलती है तो कैसे चलती है? एक हाथ अपनी पीठ पे रख के चलती है ताकि जो उसके बैंड है, जो घुमाव है उसकी कमर के अंदर, उसको बैलेंस कर सके. ठीक है ना. और क्या काम करती है वो? एक माला जपती है, ब्रीड्स ऑफ रोजरी. माला जपती है, भगवान के नाम की माला जपते हैं ना, मोतियों वाली माला. तो हर टाइम उसको जपती रहती है. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks were scattered untidily. उसके जो सफ़ेद सफ़ेद रंग के बाल हैं, क्योंकि बाल हो जाते हैं ना तो वो सिल्वर यानी चांदी की तरह चमकते हैं, वो उसके पूरे चेहरे पर इधर उधर पड़े रहते हैं हर टाइम. और उसके जो होठ हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव्ड, हर टाइम चलते रहते हैं. आपने देखा होगा जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो थोड़ा ओल्ड एज में होते हैं, तो वो उनके जो होठ हैं हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं ना. तो ऐसे ही उसकी दादी माँ के जो राइटर था, उसकी दादी माँ के होठ भी हर टाइम चलते रहते थे. यस सी वॉज ब्यूटीफुल. हाँ वो खूबसूरत थी. सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. जैसे क्या होता है, जैसे सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर सर्दियाँ होती हैं और वहाँ का चित्रण ऐसा होता है, वो ऐसे थी, इतनी खूबसूरत थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. शांति की मूर्ति थी. ठीक है ना. शांति की मूर्ति थी वो मेरी दादी माँ. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. और मेरे माता पिता मुझे छोड़कर मेरी दादी माँ के पास चले गए थे शहर के अंदर. कभी कभी होता है ना कि मम्मी पापा जॉब में होते हैं तो वो अलग चले जाते हैं और दादी को केयर करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को. तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ के चले गए थे मेरे माँ पापा. शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. अब वो बताता है यहाँ पे राइटर कि मेरी दादी माँ क्या क्या किया करती थी. तो वो मुझे मॉर्निंग में उठाया करती थी. ठीक है ना. और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, तैयार किया करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट. और वो क्या किया करती थी? वो सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर. सुबह ही सुबह अपनी जो सुबह की प्रार्थना होती है, जो हम गॉड का नाम लेते हैं, सुबह ही गॉड को याद करते हैं, तो एक प्रेयर करती थी सुबह ही सुबह और एक गीत गाती रहती थी, मुझे नहलाते हुए, मुझे कपड़े पहनाते हुए. और वो गीत किस उम्मीद से गाती थी? ताकि वो गीत जब मैं रोज़ सुनूं तो वो मुझे भी याद हो जाए. आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट. मैं उस गीत को सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उसकी यानी अपनी दादी माँ की आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी. मैं इसलिए नहीं सुनता था कि मुझे गीत सुनना है, बल्कि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज़ को सुनने के लिए उस गीत को सुना करता था. देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वास्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक. और तब वो क्या किया करती थी? तब वो जो लकड़ी की स्लेट थी मेरी, पहले क्या था, आज से 30 साल पहले स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल होते थे तो वहाँ पे एक स्लेट होती थी लकड़ी की, तो उसके ऊपर लिख लिख के सिखाते थे बच्चों को. पहले कॉपीज़ जो होती थी और पेन जो है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं था. पहले जो कलम यूज़ करते थे, पेन यूज़ करते थे, वो भी हम एक लकड़ी की स्टिक आती थी उसको
तो उसको क्या करते थे, शार्प करते थे, ठीक है ना, चाकू से, और उससे इंक में डबो डबो करके उसको लिखा करते थे। तो ये एक स्लेट की बात कर रही है जो लकड़ी की बनी होती थी। तो वो कहता है कि उसके बाद वो क्या करती थी, वो उस स्लेट को उठाती जो उसने पहले से धो के रखी थी मेरे लिए, और उस पर एक येलो चौक से पॉलिश की होती थी। येलो चौक आती थी पहले, ठीक है ना, जिसको हिंदी में देहाती भाषा में गजनी भी बोलते हैं। उसको पानी में भिगो के रखा जाता था और उसी से फिर उसको क्या कि लिपा पोती करके उसको पेंट करके ले जाया जाता था स्कूल के अंदर, और फिर उसी पे हमारा होमवर्क मिला करता था डेली करने के लिए, ठीक है ना। तो ए टीनी अर्थन इंक पोट एंड ए रेड पेन, साथ में मुझे क्या देती थी वो, ए टीनी अर्थन इंक पोट, ज़मीन पे रखने वाली एक इंक पोट मिलती थी, और एक रेड पेन और लाल रंग का पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, वो सारी चीज़ें एक बंडल में बांध के रखती थी और सारी की सारी चीज़ें मुझे मेरे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और नाश्ते में चपाती के ऊपर हल्का सा मक्खन और शुगर लगी होती थी, वो रोटी मुझे खिलाया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और क्या करती थी, जब वो मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी तो अपने साथ में बासी रोटियाँ, स्टेल चपातीज मतलब बासी रोटियाँ लेके जाया करती थी जो रात को बच जाया करती थी। तो सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और विलेज डॉग्स के लिए जो बासी चपातियाँ होती थी उसको लेके जाया करती थी उनको खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, और मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो एक मंदिर के किनारे में था। द प्रीस्ट टोस्ट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ पे जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाया करते थे और सुबह की जो प्रार्थना होती थी मॉर्निंग प्रेयर वो सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, और जबकि जो दूसरे बच्चे होते थे वो एक पंक्ति में खड़े हो जाते थे, जैसे आप लोग खड़े होते हैं तो एक पंक्ति में बैठ जाया करते थे वो लोग। ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा, वरांडा की दूसरी साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, उस प्रेयर को गाने के लिए और अल्फ़ाबेट को गाने के लिए। आपने देखा होगा अभी भी लाइन लगा के टीचर्स कुछ आपको को याद कराना होता है, कुछ टेबल्स लर्न कराने होते हैं तो लाइन लगवा के आपको सुबह ही सुबह या जब छुट्टी होती है आपकी तो तब लर्न करवाते हैं ना। तो ऐसे ही वहाँ पे उस बच्चे के साथ भी किया जाता था, यानी राइटर के साथ किया जाता था। तो माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो दादी माँ थी वो अंदर बैठ जाया करती थी और वहाँ पे रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो मूर्ति होती थी उसके सामने कुछ बैठ के पढ़ा करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम वहाँ से दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ वापस आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पे मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच, और वो हमें हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे, लड़ते हुए आपस में, एक दूसरे को गुर्राट करते हुए, ठीक है ना, आपस में कुत्ते करते थे काम। अदर फॉर द चपातीज वी थ्रो टू दैम, मतलब दूसरों से लड़ते थे, दूसरे कुत्तों से, किसके लिए, उन चपातीज के लिए जो हम उनको फेंका करते थे, कुत्ते करते हैं ना सही। तो व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और जब मेरे माता पिता शहर में सेटल्ड हो गए कंफर्टेबली, तो दे सेंट फॉर अस, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो मुझे भी उनके पास भेज दिया गया, और दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी जो मित्रता थी मेरी और मेरी दादी माँ की, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि जो हमारा रूम था वो एक ही था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब जो मेरी दादी माँ थी वो मेरे पास स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और अब मैं एक मोटर बस में, यानी बस में बैठ करके एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पे गली में कुत्ते नहीं मिला करते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो स्पैरोज को क्या करने के लिए, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस,
और जो सिटी हाउस था हमारा, वहाँ पे जो स्पैरोज होती हैं, स्पैरोज आपने देखा होगा, एक ब्राउन रंग की एक चिड़िया होती है, एक बर्ड होता है, छोटी छोटी जो घरों में रहती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको फीड कराने के लिए, उनको दाना डालने के लिए वो चिड़िया भी नहीं थी। एट द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। कई साल बीत गए और हमने उसको बहुत कम ही देखा। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ दिनों तक उसने मुझे स्कूल के लिए तैयार किया, मुझे उठाया करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। और जब मैं वापस आया करता था तो मुझसे पूछा करती थी, मेरे वापस आने पर के क्या पूछा करती थी कि तुम्हें आज क्या पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और फिर जब मेरी दादी माँ मुझे पूछा करती थी कि क्या पढ़ाया गया है, तो मैं उसको कुछ बातें, कुछ इंग्लिश के वर्ड बोल के, या जो वेस्टर्न साइंस थी उसकी कुछ बातें बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी का नियम, आर्किमेडेज प्रिंसिपल, आर्किमेडेज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, ठीक है ना, हमारी दुनिया के अंदर, ई टी सी बहुत सारी चीज़ें मैं उसको बताया करता था अपनी दादी माँ को। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वो थोड़ा परेशान हो जाया करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे चैप्टर्स की, जब मैं पाठ पढ़ा करता था, कोई भी चैप्टर पढ़ा करता था, क्योंकि वो अब मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures. She did not believe in the things they taught at the English school. और वो इस बात में विश्वास नहीं करती थी कि इंग्लिश स्कूल में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और इस बात से चिंतित थी, परेशान थी कि ये यहाँ पे जो स्कूल हैं, यहाँ पे गॉड की, यानी भगवान की या मूर्तियों की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती बच्चों को, सिर्फ ये सारी एजुकेशन क्यों दी जाती हैं, भगवान या धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। तो वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने उनको बताया कि आज हमें इंग्लिश म्यूजिक का चैप्टर पढ़ाया गया था। वन सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो इससे वो बड़ा परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड लेव्ड एसोसिएशंस, इट वाज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. लेकिन म्यूजिक वाली बात सुन करके वो इससे भी वो खुश नहीं हुई, इससे वो और परेशान हुई, क्योंकि जो काम था ये वो उसका मानना था कि ये एक हम जैसे लोगों का काम नहीं होता है, ये जो भिखारी लोग होते हैं उनका काम होता है। और उसकी अपने असहमति को देने के लिए, इस बात पे, म्यूजिक वाली बात पे, म्यूजिक वाले चैप्टर पे, म्यूजिक वाली क्लास के लिए अपनी असहमति को देने के लिए, अपना डिसअप्रूवल देने के लिए, सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो इसके बारे में उसने कभी कभार ही मेरे से इस बारे में वो बात किया करती थी, और मुझे पता चल जाता था कि वो इस बात से एग्री नहीं है, उस बात से वो खुश नहीं रहती कि म्यूजिक की क्लास मुझे क्यों पढ़ाई जाती है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट बचा हुआ है वो हम फिर दोबारा पढ़ते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल होप दैट यू विल रीड दिस चैप्टर at least 2 times. If you have any question regarding this chapter, you can send me the question in comment box. I will try my best to deliver you the answer. Okay, goodbye, have a good day.